एपिसोड 1 के शुरू होते ही 2 स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जिनमें एक लड़की और एक लड़का क्लासेस से गुजर कर जा रहे होते हैं। वो क्लास काउंसिल्स के मेंबर होते हैं। लड़के का नाम काजुकी होता है और लड़की का नाम सुजुनी इनोकामी होता है। सब स्टूडेंट्स उनकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों हाई स्कूल में पॉपुलर और टॉपर होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बारिश होने लगती है और एक लड़का जिसका नाम साटो होता है वो छाता लाना भूल जाता है और ये मेन हीरो भी होता है। तभी वो दोनों आते हैं और उसको छाता देकर उसकी मदद करते हैं। यहाँ से वो इकट्ठे घर जाने लगते हैं। साटो और काजुकी एक ही क्लास के होते हैं। वो आपस में बातें करते हैं। इनोकामी उनसे ग्रेजुएशन के बाद के गोल्स पूछती है और उन्हें 1 घंटे की आवाज़ आने लगती है। फिर एक रोशनी और बड़ा सर्कल उनके पीछे दिखाई देता है। सी शिफ्ट होता है और एक नई जगह होते हैं जहाँ एक राजा होता है जिसका नाम राजा लॉयड विंगस लिंगा होता है और वो लिंगस यमराज का राजा होता है। उसने उन्हें समन किया था। राजा उन्हें बताता है कि 2 साल पहले एक शैतानी राजा ने उसके साम्राज्य में हमला किया था मगर उन्होंने किसी तरह उसे दूर कर दिया। अब वो फिर अपनी सेना पर हार रहा है और हमें दूसरी दुनिया से आपको बुलवाना पड़ता है कि आप हीरोज़ बनकर हमारी मदद करें। जिस पर काजुकी एतराज़ करने लगता है और वो घर जाने का कहता है तो राजा उसे मदद की तलब करता है और कहता है कि हम तब तक आपको वापस भेजने का कोई रास्ता तलाश करेंगे क्योंकि अभी हम खुद नहीं जानते आपको कैसे वापस भेजा जाए। तो सुजो ने पूछती है कि आपने हमें ही क्यों चुना। जिस पर एक लेडी जो वहाँ पर खड़ी होती है राजा के पास वो बताती है कि आप ने सर्कल से पहले जो घंटों की आवाज़ सुनी थी वो इस बात का इशारा था कि आप काबिल हैं। तो साटो बताता है कि उसने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी यानी मैं इस दुनिया में गलती से आ गया हूँ और ये काफ़ी फनी सीन होता है। सी शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लेडी उन तीनों को बताती है कि वो क्रिस्टल बॉल से उनकी काबिलियत को जांचेगी। सबसे पहले इनोकामी की बारी होती है। वो हाथ रखती है और रंग बदल जाता है तो लेडी बताती है कि उसकी पावर थंडर है। फिर काजुकी हाथ रखता है जिस पर लेडी कहती है कि उसकी पावर लाइट है और ये भी बताते हैं कि ये शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है और वो रेयर पावर होती है। साटो हाथ रखता है तो बाल ग्रीन हो जाता है जिस पर लेडी डर जाती है और किंग के पास से साटो को लेकर भाग जाती है। उन्हें इसकी पावर्स के बारे में बता रही होती है जो कि इनके साम्राज्य के लिए खतरनाक थी। खतरनाक तो नहीं थी मगर वो फिर भी डरे हुए थे तो वह शहर ले जाने या दूर भेजने का फैसला करने का सोच ही रहे होते हैं और साटो को बताया जाता है कि उसकी तरह एक और के पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम रोज होता है वो दरवाज़ा जोर से खोलती है जिसे देखकर सब मौजूद वहाँ लोग डर जाते हैं। वो राजा की कैप्टन होती है जो लोगों को बचाती है। वो अंदर आती है और बातें करने लगती है। रोज़ जाने लगती है तो साटा राजा से पूछता है मेरी पावर्स के बारे में आपने बताया नहीं, ग्रीन कलर का क्या मतलब हुआ। और रोज़ ये सुनकर रुक जाती है तो लेडी उस साटो को दूर भेजती है मगर रोज़ उसके पीछे जाती है और ये काफ़ी क्रेजी सीन होता है। वो अपने राजो आप स्पीड के साथ तो साटो के पास पहुंच ही जाती है और उस फ़ौरन पकड़ कर नीचे ले आती है और महाराज लॉयड को कहती है कि वो साटो को हीलिंग मैजिक जरूर सिखाएगी और जाने लगती है। सी शिफ्ट होता है और रेडियो साटो के दोस्तों को सब बताती है और कहती है कि साटो को रेस्क्यू टीम के पास थोड़ी ही दूरी पर ले जाया गया है। बताती है कि वो साटो के पास हीलिंग पावर है और ये पावर्स वाले लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं इसलिए रोज़ो साटो को खुद हीलिंग पावर को यूज़ करना सिखाएगी ताकि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। इसके बाद एपिसोड के दिखाया जाता है कि रोज़ो साटो को उसकी पावर के बारे में बताती है और ये बताती है कि उसके जैसे 2 और हैं मगर वो कहीं और काम करते हैं। फिर अपनी टीम को बुलाती है और वो इंट्रो देते हैं। रोज़ जाती है और कहती है कि वो खाना खाकर आज आराम। सेकेंड एपिसोड की शुरू में साटो नींद से जागता है तो टॉम जो साटो का रूममेट होता है वो बताता है कि उसके दोस्त मिलने आते हैं। वो तीनों बताते हैं कि उनकी ट्रेनिंग भी आज से शुरू होगी और वो काफ़ी लंबी बातें करते हैं और दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद रोज आती है और साटो को एक जर्नल देती है कि वो उसे अपनी ट्रेनिंग और फीलिंग्स के लिखने में इस्तेमाल करे। सी शिफ्ट होता है और साटो की ट्रेनिंग का फर्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ रोज उसे अपनी हीलिंग पावर को महसूस करने का कहती है। फिर एक बुक देती है जिसे वो पढ़ेगा। फिर डे 2 उसे दौड़ने को कहती है। ऐसा डे 6 तक चलता है। वो अपनी हीलिंग पावर को देखता है। फिर वो डे 10 तक और दौड़ता है जहाँ वो अपनी हीलिंग पावर सीख लेता है। डे 11 उसकी ट्रेनिंग बदल जाती है। अब वो उससे थकावट भी महसूस नहीं होती क्योंकि वो खुद को हील करना जान चुका होता है और वो माहिर हो चुका होता है। उसकी ट्रेनिंग काफ़ी सख्त होती है और वो डे 21 तक चलती रहती है। डे 21 को साटो के दोस्तों से मिलने आते हैं और वहाँ साटो के काफ़ी टाइट ट्रेनिंग की देखकर हैरान रह जाते हैं। रोज़ की एक लड़की जो कि एक सेनापति होता है उसे बहस हो जाती है जहाँ वो बताती है कि साटो उसका राइट हैंड बनेगा और वो लड़ाई में उसके राइट हैंड की जगह काम करेगा। वो बहुत काबिल है और वो हार नहीं मानता। सबसे बड़ी बातों में ट्रेनिंग झेल रहा है और ये काफ़ी काबिल तारीफ बात है। यहाँ रोज़ तो साटो को आराम करने और लंच खत्म करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि इसके साथ तुम अपने दोस्तों से मिल सकते हो। और साटो अपने दोस्तों के साथ जाता है और उन्हीं के साथ लंच करता है। वो काफ़ी बातें करते हैं और इंजॉय भी करते हैं और यहाँ सेकेंड एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरू में दिखाया जाता है रोज़ो साटो को पहाड़ पर दिखाया जाता है जहाँ रोज़ो साटो को शिकार करने का कहती है और पहाड़ से धक्का दे देती है। वो नीचे जाकर खुद से बातें कर रहा होता है तभी उसके पीछे एक जायंट बियर आ जाता है जिसे डर कर साटो भागने लगता है और बियर भी उसके पीछे भागता है और अचानक 2 बियर भी साथ आ जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए झरने में छलांग लगा देता है जिसको देखकर बियर्स चले जाते हैं। वो रात का होते ही कपड़े सूखने के लिए डाल देता है और डिनर करके सो जाता है।
अगली सुबह होते ही वो ग्रैंड ग्रिसली, जो बियर का नाम है, उसे ढूंढने लगता है, मगर रास्ते में उसे एक क्यूट बनी मिलता है जिसको पाँव पे चोट आई होती है और वो उसकी चोट में मदद कर देता है, जिससे अब वो बियर उसके पीछे पीछे आने लगता है, मगर वो उससे गुस्सा होकर जाने का कहता है तो वो फिर भी उसके पीछे आने लगता है। ओसाटो उसे अपने साथ आने पर राज़ी हो जाता है, मगर वो उससे रास्ते में पूछता है, क्या तुमने कहीं ग्रिसली को देखा है? तो वो बनी फ़ौरन उसे रास्ता बताने लगता है। वो बियर्स के अड्डे तक पहुंच जाता है और ग्रीन ग्रिसली की फैमिली को देखता है। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अभी ग्रिसली पर नज़र रखेगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ओसाटो का पेट दर्द कर रहा होता है और हेली मैज भी उस पर काम नहीं कर रहा होता, जिस पर बनी उसे एक साफ झील के पास ले जाता है। ओसाटो को एक आवाज़ सुनाई देती है तो वो फौरन चुप जाता है, तो देखता है वहाँ एक जायंट वाइट स्नेक गुजर रहा होता है और वो ये कहता है कि ये ज़रूर खून का प्यासा होगा। फिर दिखाया जाता है कि ओसाटो कुछ दिनों बाद फिर बियर को देखने आता है, तो बेबी बियर के अलावा दोनों बियर को कोई बुरी तरह मार कर चला जाता है और बेबी बियर रो रहा होता है, जिसे ओसाटो देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका बदला लेने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ साटो के दोस्तों से मिलने आते हैं, मगर उन्हें उसके मिशन का पता चलता है तो वापस चले जाते हैं। वो साटो दिखाया जाता है जो काफ़ी हद तक जंगल में रहना सीख चुका होता है। वो हथियार बनाता है और बनी को व्हाइट स्नेक की जगह बताने का कहता है। वो भागते हुए जाते हैं और पहुंचते देखते हैं कि बेबी बियर स्नेक से लड़ रहा होता है। साटो अब फौरन सांप की आंख पर चाकू मारकर जख्मी कर देता है। फिर दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और ये कमाल की लड़ाई होती है, जिसके आखिर में साटो जीत जाता है और सांप को मार देता है, मगर सांप फिर जिंदा हो जाता है और साटो पर हमला करने की वारा होता है कि रोज़ आ जाती है और शाम को ख़त्म कर देती है। और साटो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? तो रोज़ बताती है कि जिस खरगोश को तुम्हारे साथ मैंने रखा है वो एक्चुअली मेरा पेट है। मैंने उसको तुम पर नज़र रखने के लिए कहा था और वही मुझे यहाँ लेकर आया। एपिसोड के एंड पर दिखाया जाता है कि रोज़ साटो को कहते हैं कि वो टेस्ट में पास हो गया है और वो बातें करते हैं। रोज़ बताती है कि शैतान जल्द ही हमला करने वाले हैं। एपिसोड 4 के स्टार्ट में शैतान सम्राट दिखाया जाता है, जहाँ शैतानों का राजा जंग की तैयारी के बारे में बातें कर रहा होता है। उसके बाद शैतान की तीसरी फौज की सेना पति बाहर आ जाती है, तो उसे शैतान डॉक्टर देखता है जो उसे अपने नए नमूने के बारे में बताता है। वो यही सांप की तरह होता है जो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। ये सांप जंग में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था और ये पिछले सांप से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो जंग की बातें कर रहे होते हैं तो सेनापति बताती है कि उसने अपने साथ ब्लैक नाइट को तैयार कर रखा है, जिसके साथ वो जंग में जाएगी और वो उसका राइट हैंड होगा। सी शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ओसाटो अपने और रोज़ के पेट के साथ काफ़ी जुड़ चुका है और रोज़ आते ही ओसाटो को बताती है कि बियर अब रेस्क्यू टीम का मेंबर बन चुका है और राजा ने इसकी इजाज़त दी है। उसे भी दिन भर मेहनत करनी होगी। इसी के साथ ओसाटो की ट्रेनिंग शुरू होती है और रोज़ कहती है कि बियर को जंग में जख्मी इंसान समझो और उसे बचाओ, और उसकी ट्रेनिंग काफ़ी लाजवाब होती है और मुश्किल थी। फिर रोज़ कहती है कि बियर को लेकर साम्राज्य के 4 चक्कर काटो। वो शुरू कर देता है। उसे रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं। वहीं उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम ओर्गा फ्लोर होता है। वो साटो का सीनियर होता है। वो दोस्त बन जाते हैं और काफ़ी लंबी बातें करने लगते हैं। अब साटो महल की तरफ बढ़ता है और बियर को कहता है कि अगर इतनी दूर आ ही गए हैं तो मेरे दोस्तों से कहीं मिल लेते हैं। वो सुजुमी और काजुकी से मिलता है तो अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ़ होते हैं और साटो सुजुने से बातें करता है और यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के शुरू में दिखाते हैं कि ओसाटो सुजुने लेडी और ओरोको के साथ मिशन पर जाता है और बियर को भी ले जाता है। रास्ते में डाकू उनका रास्ता रोक लेते हैं, मगर वो बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। इसी दौरान जंगली सुअर उन पर हमला करने आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए सुजुने और ओसाटो टीम से अलग हो जाते हैं और दरिया में गिर जाते हैं। वो वही झरना होता है जहाँ पहले ओसाटो आ चुका था। अब ओसाटो को होश आता है और दोनों बच जाते हैं। रात हो जाती है तो वो खाना खाकर आग जलाते हैं। अगली सुबह दोनों रात से ढूंढने लगते हैं और वापस टीम से मिल जाते हैं। एपिसोड 6 में दिखाया जाता है कि ओसाटो अपनी टीम के साथ राजा से मिलता है। इस दौरान वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में भी इन्फॉर्म करता है। फिर वो काजुकी से मिलता है। वो बातें करते हैं। दूसरी तरफ रोज राजा से जंग की बातें कर रही होती है। अब रात हो जाती है और ओसाटो को एक लेटर मिलता है जो रोज ने दिया होता है। उसमें लिखा था कि ओसाटो कल ट्रेनिंग नहीं करेगा, बस एक चिट्ठी लेकर इसके दिए हुए पते पर उसे दे के आएगा। सीन शिफ्ट होता है और डेविल्स दिखाए जाते हैं जो नदी पर पुल बना रहे होते हैं और जंग के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो जाते हैं, मगर अचानक कोई बड़ी लकड़ी उनके तरफ फेंकता है जिससे सब डर जाते हैं। तभी सेनापति को रोज़ दिखाई देती है। रोज़ वहाँ गश्त लगाने आई होती है और वापस चले जाती है। अगले दिन ओसाटो एनवेलप लेकर नक्शे को फॉलो करता होता है और वो उसी क्लिनिक पर पहुँच जाता है जहाँ ओर्गा फ्लोर होता है। वो मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं, जिसके दौरान उन्हें पता चलता है कि वो वही सीनियर्स हैं जो मैजिक हीलिंग पावर्स को जानते हैं और रोज़ ने जिनके बारे में बताया था। इसी दौरान बाहर इमरजेंसी हो जाती है और हीलर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर ओर्गा फ्लोर और ओसाटो लोगों को अपनी पावर से हील करते हैं।
एपिसोड 7 में दिखाया जाता है कि ओसाटो एक फॉक्सटेल को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जब वो उससे मिला था तो उसने उसकी आंखों में एक अजीब सा बना देखा था जिससे उसके दोस्त मारे गए थे। वो लड़की छुप जाती है और ओसाटो सिपाही से उसके बारे में पूछ रहा होता है, तभी रोज आती है और वो उससे उसकी परेशानी का मतलब पूछती है, तो वो बातें करने लगते हैं और उसके बाद उसके साथ घर जाता है। घर जाते हुए उससे पूछता है कि क्या कोई भविष्य दे सकता है, जिसके ऊपर रोज़ बताते हैं कि हाँ कुछ लोग देख सकते हैं, जिस पर ओसाटो से बताता है कि एक फोक्स गर्ल जो कि बाज़ार में मुझे मिली थी, उसने मुझे एक झलक दिखाई थी। तो रोज़ उस पर पूछती है कि कैसी झलक, तो वो कहता है कि कुछ नहीं। इसके बाद रोज़ साम्राज्य की तरफ जाने लगती है और ओसाटो को कहती है कि वो घर जाए और खाना खाकर सो जाए। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रोज़ राजा को शैतानों की जंग की तैयारी के बारे में आगाह करती है, तो राजा सुजुने और काजुकी बुलवाते हैं और जंग से आगाह करते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि ओसाटो, जिसे एक ख्वाब की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तभी काजुकी उसके पास आता है और बताता है कि उसे डर लग रहा है जंग में जाने के लिए और वो जंग नहीं करना चाहता, जिस पर ओसाटो उसका हौसला बुलंद करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह डरता हूँ, मगर मैं तुमसे ही इंस्पायरेशन लेता हूँ। और ऐसे वो उनके अंदर बहुत सी बातें होती हैं। तो सुजुनु में आ जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि साम्राज्य की सेना जंग के लिए तैयार दिखाई देती है। रोज और बाकी सब जंग के लिए निकल जाते हैं, जहां रोज ओसाटो को डेविस की ताकत के बारे में बता रही होती है। फिर रोज अपने पास्ट में जाती है, जहां वो अपनी टीम के साथ उनकी ट्रेनिंग करती है और राजा के ऑर्डर्स के मुताबिक शैतानों को ढूंढने के लिए टीम के साथ निकल जाती है। वहां एक काबिल डेविल उससे मिलता है, उनकी लड़ाई होती है, जहां डेविल को पता लगता है कि रोज एक हीलर है, तो वो उसकी तारीफ करता है। फिर उनकी ज़बरदस्त जंग शुरू हो जाती है। वो अच्छे से मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर शैतानों का कैप्टन अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो हीलर ही टीम को अपने साथ ख़त्म कर दे और हीलर को मारने ही लगता है। तो रोज की टीम की कैप्टन जो आल होती है, वो आगे आकर रोज़ की जान बचा कर खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। रोज़ शैतान को मारने लगती है, वो उसकी जान लेने ही लगती है कि एक लड़की अचानक से आ जाती है और शैतानों को साथ ले जाने लगती है। वो उसे रोकती है, मगर उसे उस लड़की में आल दिखती है, तो वो रुक जाती है और शैतान चले जाते हैं। सी शिफ्ट होता है और रोज़ राजा को सब बताती है और कहती है कि अब उसे कमांडर के हाथ से निकाला जाए, क्योंकि वे ये हक हो चुके हैं। वो जा रही होती है तो उसे इसकी टीम के एक मेंबर के पेरेंट्स दिखते हैं, तो वो रोज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने आखिरी दफ़ा हमारे बेटे की शक्ल देखने का हमें मौका दिया। सिर्फ रोज़ की वजह से ही वो सुधर सका था, क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। एक माँ बाद दिखाया जाता है कि रोज़ से मिलने वज़ीर आता है, वो उससे बातें करता है और उसकी आँख ठीक करने का मशवरा देते चला जाता है। रोज़ अपने आप से कहती है कि वो अपनी आँख को ठीक नहीं करेगी, ये सदा के तौर पर रहेगी कि वो अपने साथियों को बचा नहीं सकी और वो कितनी कमज़ोर थी। फिर वो अपने साथियों को याद करती है जो इससे बात कर रहे होते हैं और वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो जाती है और रोने लगती है कि ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। फिर वो उठती है और जंग की तैयारी का सोचने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है। रोता साटो को बताती है कि वो वहाँ लड़का है जिससे मैं वो सब कुछ देख पा रही हूँ जो मुझे एक हिलर में चाहिए था, और उसे बताती है कि तुम हमारी जंग का एक बहुत खास और अहम हिस्सा हो। और यहाँ एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड एंड के शुरू में दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी पोजीशन पर तैयार हो जाते हैं। रोज़ ब्लैक टीम को जख्मी लोगों को ले जाने का ऑर्डर देती है, ग्रे टीम को हील करने का कहती है और खतरा नज़र आने पर भाग जाने का भी ऑर्डर दे देती है। अब साटो को कहते हैं कि जब जख्मी बढ़ने लगे हमें मैदान में उतरना होगा। दूसरी तरफ शैतान की फौज आ रही होती है, जिस पर फ़ौरन हमला कर देते हैं, मगर वो सिर्फ छल्लावा होता है और शैतान दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं। जंग शुरू हो जाती है और जख्मी आने लगते हैं और एक जख्मी जिसे ओसाटो ठीक कर रहा था, वो उसे बताता है कि बड़ी सफ़ेद साम ने उस पर हमला किया था, तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि वो वही साम होगा। दूसरी तरफ ब्लैक नाइट पर पीछे से एक सिपाही हमला कर देता है, मगर वो सिपाही बिना किसी चोट के जख्मी हो जाता है और वो उसे मार नहीं वाला होता है कि ब्लैक टीम का एक मेंबर उसे लेकर गायब हो जाता है और रोज़ और साटो जंग में उतर जाते हैं और दोनों अलग साइड पर जाने लगते हैं और जख्मियों की मदद करते हैं। सीन शिफ्ट उतर दिखाया जाता है। काजुकी और सुजुने के सामने ब्लैक नाइट आ जाता है। वो इस पर हमला करते हैं, जिससे सुजुने समझ जाती है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। वो उससे लड़ते हैं, मगर बाद में उसकी चाल में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ब्लैक नाइट सुजुने और काजुकी मारने ही वाला होता है और साटो ब्लैक नाइट को मौका मारता है, मगर वो उसका मौका रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो वो दूर चला जाता है। फिर वो सुजुने और काजुकी को लेकर भागने लगता है, तो ब्लैक नाइट उसका रास्ता रोक लेता है और उसे लड़ने का कहता है। साटो का हमला वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सुजुने और काजुकी दोनों हील हो जाते हैं और साटो और ब्लैक नाइट ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे होते हैं। आखिर में साटो ब्लैक नाइट को हरा देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर सुजुने और काजुकी वाइट स्नेक को मार देते हैं और साटो रोज के साथ
जख्मियों की मदद करता है, जिसके दौरान रोज उसे कहते हैं कि तुमने हीरोज को बचाया, अगर तुम ना होते तो शायद हम जंग हार भी सकते थे, और साटो को शाबाशी देती है। यहाँ पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 में दिखाया जाता है कि साटो को राजा बुलाता है और कहता है कि डीमन उससे मिलना चाहती है, और वो चला जाता है। वहाँ जाकर वो पूछती है, तो वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि किसने मुझे हराया है। और साटो रियलाइज़ करता है कि डीमन को चोटें आ लगी हैं, तो वो उसे अंदर जाकर हेल करने लगता है, जिस पर डीमन रोती है और सुकून महसूस करती है। शीशे उतरता है, दिखाया जाता है कि वो साटो की रोज़ पर्सनल ट्रेनिंग करती है, और ये काफ़ी टाइट ट्रेनिंग होती है कि पर्सनल ट्रेनिंग रोज़ कर रही होती है, जो काफ़ी हार्ड और टाइट होती है। सी शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ओसाटो डीमन के पास बैठ कर बातें कर रहा होता है, तो वो भी उससे कुछ सवाल जवाब करती है, और उसके बाद ओसाटो चला जाता है। उसके बाद ओसाटो काजुकी से मिलता है, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कुछ देर बातें करते हैं और डीमन के बारे में ओसाटो से पूछता है। उसके पास रोज़ आती है, तो वो बताती है कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो जेल में सारी ज़िंदगी गुजार दे, या रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन जाए, और वो उसे साथ ले जाती है। वो साटो के पास पहुंचती है और बताती है कि वो उसकी पर्सनल ट्रेनिंग करेगी। रात को रोज़ वो साटो को बुलाती है, तो डीमन के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो सो रही है, और रोज उसे कहती है कि राजा ने हुक्म दिया है कि तुम्हें काजुकी और सुजुना को मैं अपने साथ दूसरी साम्राज्य ले जाऊँ और मदद की दरख्वास्त करो, ताकि हम शैतानों के खिलाफ जंग में जीत सकें। अगले दिन ओसाटो बाजार जाता है, तो उसे वहाँ सुजुने मिलती है, जिससे वो बातें कर रहा होता है। तो उसे फोक्स गर्ल दिखती है, वो उसे पकड़ लेता है, और वो तभी लड़की उसे कहती है कि तुम्हें मेरी माँ को बचाना होगा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि डीमन अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, दूसरी तरफ अमाको साटो और काजुकी से बातें कर रही होती है, और साटो उससे उस जगह के बारे में पूछता है जो अमाको ने उसे दिखाई थी, और ये वही फोक्स गर्ल होती है। अमाको साटो को बता रही होती है कि उसकी माँ ने आँख तक नहीं खोली और उसे मदद के लिए हीरोज चाहिए, और वह साटो को कहती है कि उसके साथ उसके गांव चलेगा, तो वो मान जाता है। सी शिफ्ट होता है और डीमन अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है। एक दिन उसे जंगल में आती आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, तो वो देखने चली जाती है। वहाँ साटो रोज के साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होती है, जिससे डीमन भी डर जाते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होती है और रोज डीमन को साटो के अंडर ट्रेनिंग के लिए कहती है। अगले दिन डीमन रोज का घर छोड़कर भाग जाती है, मगर रोज उसे ढूंढ लेती है और उसे दोबारा ट्रेनिंग पर लगा देती है। और ओसाटो कहता है कि तुम्हें बहुत हिम्मत है कि तुम रोज का घर छोड़कर जा रही थी। इसी शिफ्ट तैयार दिखाया जाता है कि ओसाटो अमाको और टीम के साथ सफ़र में निकल जाता है, और यहाँ पर सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। और ये सीज़न था द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।